हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग यहां पर NCERT ज्योग्राफी क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय दूसरा यानी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति की आरंभिक विचारधाराओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ विचारक हैं, दूसरी तरफ इन्होंने उत्पत्ति के कारक बताए हैं। थेल्स जल, एनेक्सिमेनीज वायु, पाइथागोरस पदार्थ का स्वरूप, हेराक्लीटस अग्नि। थेल्स ने अपना एक तत्ववाद सिद्धांत दिया है और इन्होंने माना है जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और अंत में इसी में सभी वस्तुएं आकर मिल जाती हैं। तो थेल्स ने उत्पत्ति जो है पृथ्वी की जल से मानी है। एनेक्सिमेनीज की बात कर लें, इन्होंने भौतत्ववाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने जो है अपनी व्याख्या की है वो वायु पर की है। इनका मानना यह है कि वायु जो है वो असीम और अनंत है। वायु ही अग्नि का रूप लेती है और ये तरल होकर जल बन जाती है, जमकर ये पृथ्वी के रूप में परिणत हो गई है। तो ये वायु को कारक मानते हैं। पाइथागोरस की बात कर लेते हैं। देखिए, पाइथागोरस ने किसी एक पदार्थ को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं माना है। इनके अनुसार उसका जो स्वरूप होता है, पदार्थ का जो स्वरूप है वही इसका कारण है। तो यहां पर तीसरा वाला भी सही है। हेराक्लीटस की बात कर लेते हैं। हेराक्लीटस ने जगत की उत्पत्ति का कारण अग्नि को माना है। तो यहां पर चौथा वाला भी सही है। यहां पर आपके चारों ही विचारकों की और उत्पत्ति के जो कारक हैं वो सही हैं। तो आंसर होगा आपका डी, 1, 2, 3 और 4। दूसरा प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति की द्वैतवादी और अद्वैतवादी संकल्पना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है, आपको बताना है। पहला है, अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थक ग्रहों की उत्पत्ति का कारण एक ही वस्तु या पिंड को मानते हैं। अगला है, द्वैतवादी संकल्पना के समर्थक ग्रहों की उत्पत्ति का कारण दो पदार्थों के संयोग को मानते हैं। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जो अद्वैतवादी संकल्पना है इसके समर्थक ये मानते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति केवल एक पिंड से हुई है, एक पिंड या एक आकाशीय बादल से हुई है। इनके मानने वालों में आपके कांट आ जाते हैं, लाप्लास आ जाते हैं। तो ये अद्वैतवादी संकल्पना के समर्थक हैं। वहीं जो द्वैतवादी संकल्पना वाले जो समर्थक हैं उनका मानना यह है कि जो भी आपके ग्रह या सौरमंडल बने हैं वो दो पदार्थों के मिलने से बने हैं, यानी दो पिंडों के आपस में टकराने से मिले हैं। तो द्वैतवादी संकल्पना को मानने वाले जो हैं उनमें चैम्बरलिन हैं, मोल्टन हैं, जेम्स जीन्स हैं, जेफरी हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो द्वैतवादी संकल्पना को मानते हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आज आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संकल्पनाएं दी हुई हैं, परिकल्पनाएं हैं, और सूची 2 में यानी ये परिकल्पना देने वाले व्यक्ति कौन है, विचारक कौन है, उनका नाम बताया गया है। वायव्य राशि परिकल्पना। देखिए, वायव्य राशि परिकल्पना जो है इसको देने वाले व्यक्ति जो है इमैनुअल कांट है। तो यहां पर ए का हो जाएगा दूसरा वाला। निहारिका परिकल्पना यानी कि ये नेब्यूला जो हाइपोथेसिस है, तो नेबुला हाइपोथेसिस देने वाले व्यक्ति गणितज्ञ आपके लाप्लास हैं। ये लाप्लास जानते होंगे, लाप्लास एक गणितज्ञ हैं। ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना देने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके चैम्बरलिन और मोल्टन हैं। चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना देने वाले व्यक्ति जेम्स जीन्स और जेफरी हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि वायव्य जो राशि परिकल्पना है इसमें है क्या। वायव्य राशि परिकल्पना के अनुसार कि जो ब्रह्मांड है ये देव निर्मित यानी कि जो देवी निर्मित इन्होंने माना है, इमैनुअल कांट ने माना है कि देव निर्मित छोटे छोटे कण थे जो अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन थे। गुरुत्वाकर्षण के कारण इनमें जो है गति होती है, एक दूसरे टकराने लगे हैं और टकराने के परिणाम स्वरूप ऊष्मा और भ्रमण गति उत्पन्न हो गई है। बाद में छोटे छोटे कण मिल गए हैं, उनकी वजह से पिंडों का और बड़े पिंडों का मिलकर जो है निर्माण होता है। तो ऐसे करके पूरा जो विशाल गैसीय पिंड है निहारिका की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा ये मानते हैं। वहीं लाप्लास की बात कर लेते हैं। तो लाप्लास जो है एक फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी नेबुला हाइपोथेसिस के नाम से दी है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का जो निर्माण हुआ है वो धीमी गति से घूमने हुए पदार्थों के बादल से हुआ है जो कि सूर्य की युवावस्था से संबद्ध थे। तो ऐसा इनका यानी किसका, लाप्लास, गणितज्ञ लाप्लास का मानना था। अब बात कर लेते हैं ग्रहाणु परिकल्पना की, जिसको चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया है। तो इन्होंने कहा है ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा,
जिसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर निकल गए और इन्होंने उन्हें ग्रहाणु बोला है। और बाहर निकला हुआ जो सूर्य का पदार्थ था ये सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे करके ये संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये इनकी ग्रहाणु परिकल्पना है, यानी कि चैम्बरलेन और मोल्टन की ये ग्रहाणु संकल्पना या परिकल्पना है। अब बात कर लेते हैं ज्वारीय परिकल्पना की। ज्वारीय परिकल्पना को देने वाले व्यक्ति जेम्स जीन्स और जेफरी हैं। इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना का समर्थन किया है। इनका मानना यह है कि सूर्य के निकट से एक तारा आने से सूर्य में से ज्वारीय उद्भेदन होता है, यानी सूर्य में या सूर्य के निकट से कोई तारा आया है तो उसकी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से सूर्य में ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो ज्वार जो उत्पन्न हुए हैं तो उसी में से कुछ इतनी लंबी लंबी संरचनाएं निकल आई हैं, तंतुरूपी संरचनाएं निकल आई हैं जो बाद में सूर्य का चक्कर लगाने लगी हैं और ऐसे करके ग्रहों का निर्माण हो गया है। तो ये चारों संकल्पनाएं हैं। मैंने आपको जो नोट्स बनवाए हैं वहां पर बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ भी है। आपको याद होगा ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने ये नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लीजिए। बिना नोट्स के आप एक भी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपसे मेरा यही है, दरख्वास्त है कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएं, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए वाला। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो आंसर है आज आपका तीसरे का ए। चौथा प्रश्न है अब आपका, ब्रह्मांड उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन एडविन हब्बल ने किया था। अगला है इस सिद्धांत को विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है। देखिए बिग बैंग सिद्धांत आपका आधुनिक सिद्धांत है। तो यहां पर बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये एडविन हब्बल ने नहीं किया है, बल्कि एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने इसका प्रतिपादन किया है। ध्यान देना, एक व्यक्ति हुए हैं जॉर्ज लेमेत्रे, ये बेल्जियम से थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। आगे चलकर रॉबर्ट वैगनर ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। एक व्यक्ति और हुए हैं रॉबर्ट वैगनर करके, तो उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या की है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। एडविन हब्बल, अब देखिए एडविन हब्बल ने क्या किया, 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने यह प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। आपके सामने एक एग्जाम्पल आपकी किताब में भी दिया हुआ है कि मान लीजिए आप एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे के ऊपर अपने हेडिंग से डॉट लगा लीजिए और बाद में गुब्बारे को आप जैसे जैसे फुलाते जाएंगे तो और ज़्यादा फूलने पर क्या होगा कि वो बिंदु हैं उनका आकार बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही करके इन्होंने क्या है अपना जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की संकल्पना दी है। तो ये आपका बिग बैंग सिद्धांत में आ जाता है। तो ये सिद्धांत जो है इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया है और बाद में इसके संबंध में आगे सिद्धांत की ज्यादा व्याख्या, विस्तृत व्याख्या रॉबर्ट वैगनर ने प्रस्तुत की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है केवल चौथे का बी वाला, यानी केवल सेकंड। पांचवा प्रश्न है आपका, बिग बैंग की घटना वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पूर्व घटित हुई। 13.7 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 46 लाख वर्ष, 50 अरब वर्ष। देखिए बिग बैंग की घटना आज से यानी वर्तमान से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का ए वाला। छठवां प्रश्न है आपका, बिग बैंग विस्फोट के कितने समय बाद पहले परमाणु का निर्माण हुआ। 3 लाख वर्ष बाद, 3 करोड़ वर्ष बाद, आरंभिक 3 मिनट में या 4.6 करोड़ वर्ष बाद। देखिए बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड मिलकर बना है एक ही स्थान पर थे, यानी कह सकते हैं पूरा एक ही पिंड था, यानी एक ही स्थान पर सब पदार्थ थे। इनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान और घनत्व अनंत था। बाद में यहां पर बिग बैंग की प्रक्रिया होती है, यानी कि 13.7 अरब वर्ष पहले एक भीषण विस्फोट होता है और विस्फोट के कुछ ही सेकंड के बाद ये जो इसके बिखरे हुए टुकड़े थे वो बिखर गए हैं, यानी उनका विस्तार हो गया है और ये उसके बाद जो विस्तार की गति है वो धीमी पड़ गई है। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट में ही परमाणु का निर्माण होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का सी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। जेम्स जीन, एच ओल्फावेन, एफ होयल, ओ शिमिड। देखिए ये प्रश्न आईएएस परीक्षा 1999 में पूछा गया है। 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो शिमिड और जर्मनी के कार्ल बायजास्कर ने
निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया है। इनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलिकणों की बनी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 7 का डी वाला, ओशिमिड। ओशिमिड ने यहां पर पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है, ऐसी संकल्पना प्रस्तुत की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का डी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, ब्रह्मांड उत्पत्ति की स्थिर अवस्था संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेत्रे, हॉयल, रॉबर्ट वैगनर, अल्बर्ट आइंस्टीन। हम लोगों ने ब्रह्मांड का बिग बैंग सिद्धांत पढ़ा है और उसके अनुसार जो आपका ब्रह्मांड है उसका विस्तार अभी भी जारी है। हॉयल ने, यानी एक वैज्ञानिक हुए हॉयल, तो इन्होंने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इनकी संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8 का बी वाला, यानी स्थिर अवस्था संकल्पना का सिद्धांत हॉयल ने दिया है। 9वां प्रश्न है आपका, आकाशगंगा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है जिसे निहारिका कहा जाता है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। देखिए, प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। इसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ और यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक अकेली आकाशगंगा का जो व्यास है वो 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। आकाशगंगा के निर्माण की जो शुरुआत है वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है जिसको निहारिका या फिर नेब्यूला कहा जाता है। तो पहला वाला कथन यहाँ सही है। हमारा सौरमंडल, यानी हमारा सौरमंडल इसमें हमारे 8 ग्रह हैं और एक सूर्य हमारा, यानी इन सबका मुखिया है, तो ये मंदाकिनी आकाशगंगा का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। एक आकाशगंगा है, ये असंख्य तारों का समूह होती है और जो तारों का निर्माण हुआ है वो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, यानी 5 से लेकर 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ये भी ध्यान रखना। तो यहां पर आपका तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी, उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? पहला है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर समय का माप है। अगला है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला है, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। देखिए, प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी की माप है और ज़्यादा लंबी जो दूरी होती है, यानी एक पिंड से दूसरे पिंड की दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर किलोमीटर की दूरी हम नहीं माप सकते, इसलिए दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। और ये जो दूरी है ये 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होती है। ये भी ध्यान रखना, कई बार पूछी जाती है, हालांकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है? केवल 1 और 2 असत्य है, तो आंसर है 10 का ए, केवल 1 और 2। 11वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी लगभग कितनी है? 10 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, 20 करोड़ किलोमीटर, 50 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख और 98,000 है किलोमीटर है। यानी अगर आप इसको लगभग में देखें, अप्रोक्स में अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे लगभग ये 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है, इसके नियर बाई बैठ रहा है। वैसे दूरी जो है वो 14 करोड़ 95,98,000 किलोमीटर है, तो ये नियर बाई 15 करोड़ के हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 11 का बी वाला। इस तरह के प्रश्न जो है आपके पीसीएस एग्जाम में अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, तो यहां पर सही आंसर होगा आपका बी। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? 46 लाख वर्ष, 13.7 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 13.7 खरब वर्ष। पृथ्वी और इसके सौरमंडल के सभी ग्रह
ये लगभग 4.6 से लेकर 4.56 अरब वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12 का सी वाला, 4.6 अरब वर्ष। 13वां प्रश्न है आपका, हमारे सौरमंडल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। पहला है निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। अगला है सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। अगला है आपका हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर अवस्थित ग्रहों को बाहरी ग्रह यानी आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। निहारिका, तो निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। उसके ध्वस्त होने और क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई और ग्रहों का जो निर्माण है वो 4.6 से लेकर 4.56 अरब वर्ष पहले हुआ। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी, देखिए क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है, यानी मंगल और नीचे जो बृहस्पति है इसके बीच में आपकी क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। तो देखिए सूर्य, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, तो सूर्य से क्रम अगर देखें तो ये बुध हो जाएगा, यहां पर इधर यहां पर शुक्र हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाएगी। तो ये जो 4 ग्रह हैं ये इनर प्लेनेट बोले जाते हैं। ये सूर्य, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है, ये वाली छोटे छोटे ग्रह हैं यहां पर। तो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को जो है भीतरी ग्रह, यानी इन चारों को भीतरी ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को इनर प्लेनेट कहा जाता है। तो यहां पर सेकंड वाला सही है। बाद बाकी जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है ये वाली, इसके पीछे के बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी आउटर प्लेनेट बोले जाते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा यहां पर 13 का डी, यानी उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है आपका, पार्थिव और जोबियन ग्रहों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। पार्थिव ग्रह बृहस्पति की भांति सेलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। जोबियन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। अगला है सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आपके इनर ग्रह भी बोले जाते हैं। इनके बारे में अभी हमने जाना था कि इनको इनर प्लेनेट भी कहा जाता है और इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बृहस्पति की भांति नहीं बल्कि ये पृथ्वी की भांति ही सेलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ये ग्रह हैं। तो यहां पर बी वाला कथन गलत हो जाएगा। जोबियन का मतलब क्या है कि ऐसे ग्रह जो कि जुपिटर की भांति बने, यानी जो बृहस्पति ग्रह जैसे बना हुआ है उसी प्रकार की बनावट इनकी है। तो जो आपके आउटर प्लेनेट वाले जो ग्रह हैं, आउटर प्लेनेट वाले जो आपके 4 ग्रह हैं जिसमें आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आ जाते हैं, ये चारों ग्रह जोबियन ग्रह बोले जाते हैं। इन पर हाइड्रोजन और हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। डी वाला कथन यह बिल्कुल सही है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले एक ही समय में हुआ है। यहां पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है 14 का बी वाला, तो आंसर है 14 का बी। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या चंद्रमा की आयु को प्रदर्शित करती है? 4.4 अरब वर्ष, 4 लाख वर्ष, 2 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। देखिए चंद्रमा, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय के बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और आज ये चंद्रमा बना है। ये जो घटना घटित हुई है ये घटना 4.44 अरब वर्ष पहले घटित हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का ए वाला। 16वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है। पहला है पृथ्वी की संरचना परतदार है। अगला है वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ हैं वो एक समान है। अगला है वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है। देखिए पृथ्वी की जो संरचना है वो परतदार है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये आपने पूरा पढ़ा हुआ है। तो पृथ्वी की संरचना जो है ये परतदार है। वायुमंडल के जो बाहरी छोर से लेकर पृथ्वी के अंदर के क्रोड तक जो पदार्थ आप देखते हैं वो एक समान नहीं है बल्कि इनमें भिन्नता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा।
वायुमंडलीय पदार्थ का जो घनत्व है ये सबसे अधिक नहीं है बल्कि पृथ्वी में सबसे कम है। यानी आपको पता होगा पृथ्वी पर वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और इन तीनों के बीच में जैव मंडल आ जाता है, जिसमें वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व जो है सबसे कम है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी गलत हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका असत्य है, केवल 2 और 3 असत्य है, तो आंसर है 16 का सी वाला। 17वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन में कहा गया है भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। कारण, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। देखिए, ये स्थल मंडल के विकास से संबंधित है। अत्यधिक टेम्परेचर की वजह से पृथ्वी आंशिक रूप से द्रवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता की वजह से हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले जो पदार्थ थे, तो इनके घनत्व के अंतर के कारण ये अलग होना स्टार्ट हो गए। ऐसे करके जो भारी पदार्थ थे ये पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ जो थे वो पृथ्वी की सतह पर या ऊपरी भाग पर आ गए। तो यहां पर कथन सही है, कारण भी सही है कि हल्के और जो घनत्व वाले पदार्थ हैं ये पृथक होने की प्रक्रिया को इनको विभेदन कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह, कथन और कारण अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही स्पष्टीकरण की रीजन ये है अत्यधिक तापमान और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऐसा हुआ है। यानी अत्यधिक तापमान और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो भारी पदार्थ थे वो केंद्र में चले गए और हल्के वाले पदार्थ जो थे वो सतह पर रह गए। तो यहां पर कथन कारण अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन कारण जो है कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहां पर सही आंसर होगा 17 का बी वाला। 18वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के धरातल से इसके क्रोड तक पाई जाने वाली परतों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? आंतरिक क्रोड, प्रावार, बाह्य क्रोड, परपटी। अब देखिए, आपको याद होगा कि हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी है गेंद की भांति है। यानी मैं यहां पर संरचना ऐसे बना दे रहा हूं। तो सबसे पहले परपटी से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, परपटी। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा आ जाता है बीच वाला, इसको मेंटल कहते हैं। फिर अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बाह्य क्रोड, और अंदर वाला हिस्सा जो होता है आंतरिक क्रोड बोला जाता है। तो यहां पर ये सही क्रम, अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो सही क्रम होगा सबसे पहले परपटी, उसके बाद प्रावार या फिर मेंटल जिसको कहते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। अच्छा, आपको ये बताना है ये कितने कितने प्रतिशत है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 6-7 में मैं बता चुका हूं कि परपटी कितने परसेंट है, प्रावार कितना परसेंट है, और जो क्रोड है दोनों क्रोडों को मिलाकर ये क्रोड कितने परसेंट है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 18 का डी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, पृथ्वी से भाप एवं जलवाष्प का निकलना, जलवाष्प का संघनन। देखिए, प्रारंभिक वायुमंडल में जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता थी, तो ये सौर पवन की वजह से पृथ्वी से दूर हो गई। तो सबसे पहले में क्या हुआ, वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ है। सेकंड नंबर पर क्या होता है, सेकंड नंबर पर पृथ्वी के भीतर से भाप और जलवाष्प बाहर निकली है और इसने वायुमंडल के विकास में सहयोग दिया है। यानी फिर आपका पृथ्वी से भाप और जलवाष्प बाहर निकली है। तो ये प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई हैं, इसको गैस उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन स्टार्ट हुआ है। यानी पृथ्वी जैसे ठंडी हुई है वैसे ये भाप और जलवाष्प ठंडी होती गई है और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने की वजह से तापमान में और ज्यादा गिरावट हुई है और इसकी वजह से संघनन की प्रक्रिया और तेज हो गई है और भारी मात्रा में बारिश हुई है। तो ये फिर चौथा नंबर जो आएगा वो जलवाष्प का संघनन होगा। उसके उपरांत आप ये देखेंगे फिर यहां पर आपकी जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है, तो ये सेकंड नंबर पर हुआ है। यानी ये आपका सही क्रम है 1 3 4 2। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 19 का बी वाला, 1 3 4 2। देखिए, मैंने पूरा आपको लिखवाया है, नोट्स बनवाए हैं, वहां पर पूरा क्रम लिखवाया है। अगर आप उस क्रम से इसको सॉल्व करेंगे, उस क्रम से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी होगी। जिन लोगों ने अब तक नोट्स नहीं बनाए हैं या ये सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम ये वीडियो देख लेंगे इससे हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। एटलीस्ट 11-12 के जो नोट्स हैं वो तो बना ही लीजिए। आपने 6 से लेकर 10 तक के नोट्स नहीं बनाए हैं, कोई बात नहीं, 11-12 के बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो यहां पर आपका सही आंसर है 19 का बी वाला। 20वां प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ? 380 करोड़ साल पहले, 300 करोड़ साल पहले, 400 करोड़ साल पहले, 200 करोड़ साल पहले। देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बन गए हैं। यानी जो महासागरों का विकास हुआ है, जो आपके
महासागर बने हैं तो ये 400 करोड़ साल पहले बने हैं। ध्यान देना, महासागर आपके 400 करोड़ साल पहले बने हैं। वहीं पृथ्वी पर जो 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ है तो ये 380 करोड़ साल पहले है। 250 से 300 करोड़ साल पहले आपके पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ हुई है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है ये 250 से 300 करोड़ साल पहले आरंभ हुई है। वहीं 200 करोड़ साल पहले यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ साल पहले पूर्ण रूप से भर गई है। तो ऐसे करके जीवन और ज्यादा आसान हो गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 20 का ए वाला। 21वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति कौन से कल्प में हुई? ऑर्डोविशियन, सिल्युरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस। देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है ये पुराजीव काल में यानी पुराजीव महाकल्प के अंतर्गत घटित हुआ है। और पुराजीव महाकल्प में आपके कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्युरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन ये सभी आ जाते हैं। तो यहां पर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति पूछी गई है। रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस काल में हुई है। और कार्बोनिफेरस जो काल का समय है ये 28.6 से 36 करोड़ वर्ष पहले है। वहीं बात कर लेते हैं 1 बाई 1 करके ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन काल इसमें पुराना है। ऑर्डोविशियन काल में आपकी यानी ऑर्डोविशियन काल का जो समय रहा है 43.8 से लेकर ये 50.5 करोड़ के बीच में रहा है। और इसमें हमें पहली मछली देखने को मिलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं सिल्युरियन काल की। सिल्युरियन काल का जो समय रहा है वो 40.8 से 43.8 करोड़ वर्ष पहले के बीच में रहा है। और इस काल में हम स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह यानी पौधे के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। डेवोनियन की बात कर लेते हैं। डेवोनियन काल जो है 36 से लेकर, ध्यान देना सभी जो आंकड़े दे रहा हूं वो करोड़ में है, 36.0 से लेकर 40.8 करोड़ के बीच में आपका डेवोनियन रहा है। और यहां पर आप ये देखेंगे यहां पर स्थल और जल पर रहने वाले जीव जिसको उभयचर जीव कहते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके तत्काल बाद आपका जो है कार्बोनिफेरस स्टार्ट हो जाता है। कार्बोनिफेरस का जो है 28.6 से लेकर 36 करोड़ वर्ष पहले की है। तो आपको ये याद रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, खास करके पीसीएस एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। तो पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति कार्बोनिफेरस कल्प में हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 21 का डी वाला। 22वां प्रश्न है आपका, डायनासोर की विलुप्ति कौन से कल्प में हुई? जुरैसिक, ट्रियासिक, क्रिटेशियस, पर्मियन। देखिए डायनासोर जो है मेसोजोइक महाकल्प से संबंधित है यानी मध्यजीवी महाकल्प से संबंधित है। और मध्यजीवी महाकल्प के अंतर्गत ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस आ जाते हैं। तो सबसे पहले 1 बाई 1 करके बात करते हैं ट्रियासिक की। ट्रियासिक जो काल है ये देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ट्रियासिक जो काल है आपका ये 20.8 से लेकर 24.5 करोड़ साल पहले रहा है। और यहां पर मेढक और समुद्री कछुआ आपको देखने को मिलेंगे। ट्रियासिक के बाद आपका जुरैसिक पीरियड आया है। जुरैसिक पीरियड 14.4 से लेकर 20.8 करोड़ वर्ष पहले रहा है। यहां पर डायनासोर की हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्रिटेशियस काल की बात कर लेते हैं। क्रिटेशियस काल 6.5 से लेकर 6.5 से लेकर कब तक 14.4 करोड़ वर्ष पहले रहा है। यहां पर डायनासोर विलुप्त हो गए हैं यानी कि डायनासोर क्रिटेशियस काल में विलुप्त हुए हैं। पर्मियन काल इन तीनों से पहले का है। पर्मियन काल आपका जो आपका ट्रियासिक है इससे भी पहले का है। पर्मियन काल का जो समय है वो है 24.5 से लेकर 28.6 करोड़ वर्ष। और यहां पर आपको रेंगने वाले जीवों की अधिकता यानी कि जल स्थलचर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 22 का सी वाला। अब देखिए अगला प्रश्न आपका एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और यह भी इसी से संबंधित है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? 5 करोड़ वर्ष पहले, 18 करोड़ वर्ष पहले, 40 करोड़ वर्ष पूर्व, 80 करोड़ वर्ष पूर्व। अभी देखिए मैंने यहां पर आपको बताया है जो आपका जुरैसिक पीरियड है 14.4 से लेकर 20.8 करोड़ वर्ष के बीच में रहा है। तो आप यहां पर आंसर अपने आप लगा लेंगे। ये है यहां पर आपका सही आंसर बी वाला, यानी 18 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का काल रहा है। तो ऐसे प्रश्न भी आपके पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी में से मैंने यहां पर आपके सामने ये प्रश्न रखा है। यहां पर सही आंसर होगा 23 का बी वाला। 24वां प्रश्न है आपका, आरंभिक मनुष्य के पूर्वज किस युग से संबंधित है? अधिनूतन, अल्पनूतन, अतिनूतन, अत्यंत नूतन। देखिए आरंभिक मनुष्य के पूर्वज अतिनूतन काल से संबंधित है। अतिनूतन काल की जो अवधि है यानी 20 से लेकर, ये यहां पर लाख में आएगा, ये 20 लाख से लेकर 50 लाख साल के बीच में है। तो आपके जो
आरंभिक मनुष्य के पूर्वज हैं, ये अति नूतन काल से संबंधित हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 24 का सी वाला। 25वां प्रश्न है आपका, महान हिमयुग का संबंध किससे है? यह प्रश्न भी पूछा हुआ है। प्लीस्टोसीन, ओलिगोसीन, होलोसीन, इयोसीन। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इयोसीन। इयोसीन इनमें सबसे पुराना है। इयोसीन काल में ज्वालामुखी उद्गार की वजह से स्थल पर रेंगने वाले जीव विलुप्त हो गए हैं, यानी प्राचीन बंदर, गिब्बन, हाथी, घोड़ा, गैंडा, सुअर आदि जो पूर्वज थे इनका यहाँ पर विलुप्त हो गए हैं, यानी ये सब विलोप हो गए हैं। बृहद हिमालय की उत्पत्ति इसी काल में हुई है, इयोसीन काल में ही हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं ओलिगोसीन, यानी इसके बाद अगला जो आ जाता है काल ओलिगोसीन है। देखिए इस युग में स्थलीय भाग का विस्तार हुआ है, सागरी भाग का संकुचन हुआ है और अमेरिका और यूरोप के में क्रम से भूज संचलन की वजह से रॉकी और आल्प्स पर्वतमाला का विकास हुआ है। तो ये ओलिगोसीन में हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं प्लीस्टोसीन में। तो देखिए प्लीस्टोसीन महाकल्प जो है ये क्वाटरनरी कल्प का पहला युग है और महान युग हिमयुग का संबंध जो है इसी से है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि महान हिमयुग का संबंध किससे है तो आप बता देंगे ये प्लीस्टोसीन काल से है, यानी जो अभी हमने सैनोजोइक महाकल्प का क्वाटरनरी कल्प का जो प्रश्न देखा था उसी से संबंधित ये वाला है प्लीस्टोसीन काल। तो यहां पर आपका आंसर होगा 25 का ए वाला। वहीं होलोसीन काल, यानी होलोसीन काल में जलवायु संबंधी सभी दशाओं में समानता होने लगी थी, लेकिन उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में शुष्कता की अधिकता के कारण उष्ण और शुष्क रेगिस्तानों का यहां पर विकास हुआ है। ये ओलिगोसीन काल में हुआ है। तो महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है। 26वां प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? एओन, महाकल्प, कल्प, युग। देखिए अगर आपने नोट्स बनाए हैं, आपने किताब पढ़ी है तो आपको पता होगा सबसे बड़ा जो होता है वो इयोन होता है, इयोन या इयान होता है, ठीक है। और इयान के अंतर्गत महाकल्प आ जाते हैं, महाकल्प के अंदर कल्प आते हैं, कल्प के अंदर युग आते हैं और युग के अंतर्गत आधुनिक वर्ष आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर सबसे लंबी अवधि जो है वो इयान या इयोन की है, यानी इयोन लिखा हुआ है, इसका इयान भी है, ठीक है। इयान, इयान या फिर इयोन है ये। सही आंसर है 26 का वाला। 27वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? सौर पवन, गैस उत्सर्जन, विभेदन, प्रकाश संश्लेषण। देखिए विभेदन की जो प्रक्रिया थी वो आपके भूपर्पटी या स्थल मंडल के निर्माण से संबंधित है। तो यहां पर आपका का, खा, घा जो है ये वायुमंडल के निर्माण और संशोधन की प्रक्रिया में शामिल है, जबकि विभेदन जो है ये स्थल मंडल के निर्माण में शामिल है, यानी स्थल मंडल की जो प्रक्रिया चली है ये उससे संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 27 का गा वाला। 28वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह, सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह, वे ग्रह जो गैसीय हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है इनके बीच में पाए जाने वाले चारों ग्रह, जिसमें आपके बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये सभी ग्रह आपके इनर प्लेनेट यानी कि भीतरी ग्रह कहे जाते हैं। तो यहां सही आंसर होगा 28 का खा वाला। 29वां प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले, 38 लाख वर्ष पहले, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। तो देखिए मैंने आपको बताया था 380 करोड़ वर्ष पहले जीवन का आरंभ हुआ है। हम लोग जानते हैं कि आपके 100 करोड़, यानी 100 करोड़ बराबर क्या होता है? 1 अरब होता है। 100 करोड़ आपका 1 अरब के बराबर होता है। तो यहां पर आप कर लीजिए, यानी 100 का 3 कर लेंगे तो 3 अरब हो जाएगा और फिर 80 करोड़ हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 29 का घा वाला। 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए आप लोगों से मेरी एक गुजारिश यही है, आप लोगों ने अब तक नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के आप 11th-12th की ज्योग्राफी को, इनसे संबंधित प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आपको उतने अच्छे से समझ में भी नहीं आएंगे। तो नोट्स होना आपके पास बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।